हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो पॉलिटिक्स में। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा कानून भी था जिसने रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को सिर्फ नाम का मालिक बना दिया और असली पावर ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को अपनी ही संपत्ति को ब्रिटिश संपत्ति कहना पड़ दिया? आज हम खुलासा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का, जिसने भारत के शासन की तस्वीर बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक The biggest twist of the Pitt's India Act was the introduction of the dual system of control. Before this, the East India Company was running India like a private business. But this act legally forced the company to share its power with the British government, making it clear who the real boss was. पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे बड़ा मोड़ द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत थी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक निजी व्यवसाय की तरह चला रही थी, लेकिन इस कानून ने कानूनी रूप से कंपनी को अपनी शक्ति ब्रिटिश सरकार के साथ साझा करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि असली मालिक कौन था। 2. To tighten the grip, the act created the Board of Control. This body was like a watchdog appointed by the king to oversee all political and military decisions. The company's directors, who once held all the power, were now reduced to managing only trade and commerce. पकड़ मजबूत करने के लिए इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। यह निकाय राजा द्वारा नियुक्त एक निगरानी संस्था की तरह था, जो सभी राजनीतिक और सैन्य फैसलों की देखरेख करता था। कंपनी के निदेशक, जिनके पास कभी सारी शक्तियां थीं, अब केवल व्यापार और वाणिज्य संभालने तक सीमित रह गए। 3. A shocking change was the new label for Indian territories. For the first time, these lands were officially called British possessions in India. This wasn't just a name change, it was a bold claim that the Indian soil now belonged to the British Crown, not just a trading company. एक चौंकाने वाला बदलाव भारतीय क्षेत्रों का नया नाम था। पहली बार इन जमीनों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, यह एक बड़ा दावा था कि भारतीय जमीन अब केवल एक व्यापारिक कंपनी की नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन की है। 4. The act also fixed a major problem in decision making. By reducing the Governor General's Council from 4 to 3 members, the British ensured that the Governor General could not be easily blocked by his subordinates. This made the administration faster and more centralized during critical times of war. इस एक्ट ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या को भी ठीक किया। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 से घटाकर 3 सदस्यों का करके अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि गवर्नर जनरल को उसके अधीनस्थों द्वारा आसानी से रोका न जा सके। इससे युद्ध के महत्वपूर्ण समय में प्रशासन तेज और अधिक केंद्रित हो गया। 5. In essence, the Pitt's India Act was the final nail in the coffin for the company's independent rule. It laid the foundation for the British Empire's direct control over India, which lasted for the next 150 years. It was the moment politics truly took over trade. संक्षेप में, पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के स्वतंत्र शासन के लिए अंतिम प्रहार था। इसने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण की नींव रखी, जो अगले 150 वर्षों तक चली। यह वह क्षण था जब राजनीति ने वास्तव में व्यापार पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको पिट्स इंडिया एक्ट अच्छे से समझ आएगा। तो अगर यह पावर शिफ्ट आपको दिलचस्प लगा, तो इस वीडियो को शेयर करें और हेलो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प कानून के साथ।